बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल, उसके नामकरण तथा उनके परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में इसी संदर्भ में हमने आदिकाल के नामकरण तथा उसके इतिहास के बारे में बात की। आज हम आदिकाल के युग की पृष्ठभूमि के संदर्भ में अलग अलग परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, गृह कलेश और पराजय का युग है। एक ओर तो इस युग का क्षितिज विदेशी आक्रमणों के भयावह मेघों से आच्छादित रहा है, दूसरी ओर रजवाड़ों की पारस्परिक भीतली कलह धुन के समान इसे खोखला करती रही। सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात मानो एक प्रकार से उत्तरी भारत से केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया और राज सत्ता डावाडोल हो गई। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार मिहिर भोज ने उसे फिर समेटा और सुव्यवस्था का क्षेत्र बनाया। उधर दक्षिण को राष्ट्रकूटों के साम्राज्य ने संभाला। इधर अरब में नवोदित इस्लाम ने सुदूर पश्चिमी एशिया और पश्चिमी और पूर्व में अपने पैर पसारने चाहे। भले ही उसने बात की बात में मध्य एशिया और पश्चिम को रौंद कर कुचल डाला, पर वह अफगानिस्तान से आगे न बढ़ सका। अफगानिस्तान तब भारत के अंतर्गत था। अब मुसलमानों ने सिंध को प्रवेश द्वार बनाना चाहा और सन 710 से 11 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर धावा किया। सिंध का राजा दाहिर और उसके पुत्र तिलतिल भूमि के लिए लड़े, परंतु अंत में हार गए। इस पराजय का कारण स्पष्ट है। वहां के जाटों ने ब्राह्मण राजा दाहिर के व्यवहार से असंतुष्ट होकर उस युद्ध में केवल उदासीनता ही नहीं दिखाई, प्रत्युत आक्रमणकारियों का साथ दिया। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निज देश के हित को न्यौछावर कर दिया। इसी प्रकार सिंध के बौद्धों का इस आक्रमण के समय अपने ब्राह्मण राजा का साथ न देना भी इसी मनोवृत्ति को सूचित करता है। इस घटना से जनता की शासन के प्रति उदासीनता और राजनीतिक चेतना के ह्रास का पता चलता है। फिर भी 739 ईस्वी में तत्कालीन अरब सेनापति ने सिंध के कच्छ, दक्षिणी मारवाड़, उज्जैन और उत्तरी गुजरात को ध्वस्त कर लाट में प्रवेश किया। वहां चालुक्य सेनापति ने अरब सेना का पूर्णतया संहार किया। अरब सिंध तक ही सीमित रहे। 9वीं शती में वहां उनके छोटे मोटे सरदार ही रह गए। 9वीं शती तक मुसलमान पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश न कर सके, क्योंकि उस समय वहां शक्तिशाली राज्य थे। इनसे कश्मीर के सम्राट ललितादित्य का विशिष्ट स्थान है। उत्तरी भारत में 10वीं-11वीं शताब्दियों में प्रतिहारों का राज्य बना रहा। फिर भी उनके दूर के प्रांत स्वतंत्र ही हो गए। इन नए राज्यों में विशिष्ट थे चेदी, जिसको वर्तमान में दक्षिणी बुंदेलखंड, झुझौती यानी उत्तरी बुंदेलखंड, मालवा, गुजरात, सांबर और गौड़। 9वीं शताब्दी में बुखारा के तुर्क आक्रमणकारियों से डरकर हिंदू राजाओं ने काबुल से हटकर अटक के समीप उदय भांडपुर को अपनी राजधानी बनाया। कुछ समय के पीछे शाही इसके स्वामी हो गए। 10वीं शताब्दी के अंत में गजनई का राज्य महमूद गजनवी के हाथ आया। उसने उक्ति शाही राज्य को बड़ी कठिनता से जीता, फिर पंजाब और कांगड़ा को लिया और
अंतर्वेद पर चढ़ाई करके मथुरा और कन्नौज लूटे तथा कन्नौज को करद राज्य बनाकर ग्वालियर और कालिंजर को लूटा। इसके अनंतर सौराष्ट्र पर चढ़ाई करके सोमनाथ मंदिर से अपार धनराशि लूटी। जिन दिनों में महमूद के उत्तरी भारत में आक्रमण पर आक्रमण हो रहे थे, उन्हीं दिनों दक्षिण का चोल राजा राजेंद्र पूर्व में अपने राज्य का विस्तार करने में व्यस्त था। उसने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल तक को जीत लिया। महमूद के बाद मालवा के भोज और चेदी के कर्ण का प्रताप भी कम न था। उन्होंने कुरुक्षेत्र और कांगड़ा से तुर्क आधिपत्य का अंत कर दिया। यदि चोल राजा राजेंद्र विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग करता तो निश्चित ही था वह इंच भर भी भारत भूमि में न बढ़ पाता। 11वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज के गाहड़वालों के शक्तिशाली राज्य थे। 1150 में अजमेर के विसलदेव चौहान ने तोमरों से दिल्ली ले ली और हांसी से लेकर हिमालय तक अपना राज्य फैला लिया और पंजाब से तुर्कों को पीछे धकेला। गजनी में तुर्कों का अंत करके सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत जीतने की ठानी। कई बार हारकर भी हिम्मत न हारी। अजमेर का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय विदेशी आक्रमण के प्रति पूर्णतः जागरूक न था। जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तब उसकी सेना अजमेर के पश्चिम आबू तक जाकर लौट आई और गौरी को रोकने की ओर ध्यान न दिया, बल्कि उसी समय उसने जुजोती के राजा परमर्दी देव से युद्ध छेड़ा, जिसमें दो देसी राजाओं की शक्ति का अपव्यय हुआ। कन्नौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ और मारा गया। फिर कन्नौज और कालिंजर का पतन हुआ। दिल्ली में तुर्क सल्तनत स्थापित हुई और धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ। यद्यपि उसका विरोध करने वाले सर्वत्र रह गए और डटकर वे उसके सरदारों से लोहा लेते रहे, फिर भी मुस्लिम पताका प्राय सारे उत्तरी भारत में फहराने लगी। राजनीतिक परिस्थितियों के सर्वेक्षण के पश्चात यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं में अपने राज्य फैलाने की लालसा लिए अनेक वीर थे, किंतु आक्रमण के समय अपने पड़ोसी राज्य से उदासीन रहे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी। अपने 10-50 गांवों को ही राष्ट्र समझते रहे। व्यापक रूप से समूचे भारत को राष्ट्र नहीं समझा। यही कारण है कि व्यक्तिक वीरता होते हुए भी उन्हें पराजित होना पड़ा। यदि सम्मिलित रूप से विदेशी आक्रमणों का सामना किया होता तो निश्चित रूप से भारत का मानचित्र आज कुछ और होता। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा गया और उचित अनुचित आज्ञा पर मर मिटना अपना धर्म समझा गया। जनता में राजनीतिक चेतना का ह्रास हो चुका था और वह अंतःकलह, ईर्ष्या तथा द्वेष से बुरी तरह ग्रस्त हो चुकी थी। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह काल पतन का काल कहा जा सकता है। आदिकाल की युग प्रवृत्तियों में राजनीतिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो भारतीय साहित्य के लिए इतनी ज्यादा विशेष नहीं रही, क्योंकि राजनीतिक चेतना के साथ साथ राष्ट्रवादी चेतना यहाँ पर नहीं थी।